नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर प्राइसेस अब बढ़ने लगे हैं। पाम तेल के भाव मल्टी मंथ हाइज पे, ऑलमोस्ट 1 साल के हाइज के आसपास अब, और 41 के ऊपर के लेवल्स हमने यहां पर होल्ड करते हुए देखे हैं। अगर राइवल ऑयल्स की बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी तेजी है, चाहे वो सोयाबीन हो, सोया तेल हो, सनफ्लावर, सभी जगह यहां पर तेजी देखने को मिली है। कैसा लगता है आगे का सिनेरियो, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे रबर की कीमतों की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में भाव 1 साल के हाइज के आसपास काम कर रहे हैं। बाजार को लगता है कि प्रोडक्शन तो बढ़ रही है, लेकिन उससे ज्यादा कंजम्पशन में यहां पर तेजी है। तो ये फंडामेंटल्स आगे क्या काम करेंगे, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल देर रात 3% का इजाफा मिला और कच्चे तेल के प्राइसेस अब 4 महीने के हाइज पर कारोबार कर रहे हैं। यहां पर भी आपको कैसे बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शशि सिंह और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर खाने के तेलों के साथ कर लेते हैं। डॉक्टर मेहता, पाम से ही शुरू करेंगे क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे खासे हैं। जो रिसेंट में मलेशिया में मीटिंग हुई है, मैं वो रिपोर्ट्स पढ़ रही थी और किसी ने भी यहां पर बियरिश व्यू दिया ही नहीं है। सबका यही मानना है कि आगे जाके प्राइसेस नियर टर्म में एटलीस्ट और यहां पर बढ़ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो रनअप हमने पाम में देखा है, जो सप्लाई को लेकर थोड़ी कंसर्न्स है, कितने लंबे समय तक चल सकती हैं और भाव कहाँ जाएंगे? देखिए, पाम का प्रोडक्शन देखे तो स्टैग्नेंट हो रहा है और तो लोअर हम्म। हो रहा है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। एक तो ये रीजन है। दूसरा, सोया और सन का जो क्रॉप एस्टिमेट है और अवेलेबिलिटी है, वो भी आज देखिए, सनफ्लावर इज चिपर देन पाम। पाम इतना ऊपर चला है, उसका यही रीजन है कि अगले 3 4 6 महीने में उसका प्रोडक्शन कम होने वाला है। आज उनका जो स्टॉक्स है वो भी लोएस्ट लेवल पे है। और जो जितने वहाँ जो आप मलेशिया की बात कर रहे हैं, मलेशिया में जितने भी एक्सपर्ट ने भी व्यू दिया, उनका सबका मानना ये है कि मई जून के बाद में, अप्रैल मई जून के बाद में मार्केट तेज थोड़ी हो सकती है, $100 और बढ़ सकती है। ऑफकोर्स फेब्रुआरी से मार्च में भी कम से कम $100 बढ़ गया है और $100 बढ़ने की उम्मीद रख रहे हैं। और मैं भी उसमें सहमत हूँ कि जैसे पाम की सिचुएशन है उसके, और दूसरा जो हो रहा है कि बायोडीजल में ज्यादा यूज हो रहा है। आज यूएसए में बायोडीजल में ज्यादा हो रहा है। दूसरा, इसे अपने यूज कुकिंग ऑयल, उसका भी डिमांड काफी बढ़ रही है। वो भी आज बायोडीजल में जा रहा है। तो बायोडीजल एक जमाने में 40 50 मिलियन था, अभी 60 मिलियन, 60 मिलियन का प्रोडक्शन हो गया। मतलब इतना आपका जो टोटल वेजिटेबल बास्केट है उसमें 60 मिलियन, नियरली 20% और मोर देन 20% बीइंग यूज फॉर द बायोडीजल। और जैसा आज इंडोनेशिया बोल रहा है 35% का जो यूज करना चाहते हैं, यूएसए में बढ़ रहा है। तो ये सारे, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विल बी रिड्यूस, दो द प्रोडक्शन में बी सेम ऑफ द लास्ट ईयर, the total availability will be reduced and that will put a pressure on the palm also. So I won't be surprised, अगले 2 3 महीने टाइट तो रहेगा ही। और अगले उसके बाद में पोस्ट जून थोड़ा मार्केट और तेज हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। अनलेस, पर एक जो सिल्वर लाइन ये है, वी हैव बम्पर मस्टर्ड क्रॉप, जो अभी ट्रेड का एस्टिमेट आ रहा है करीब 120 लाख के करीब है। 15 से 20 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड है। 140 लाख टन अपने मस्टर्ड है, इक्वलेंट टू नियरली 60 लाख टन ऑफ ऑयल। आप समझ सकते हैं, अगर वो क्रसिंग सही रहा तो शॉर्टफॉल नहीं, अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, यूजेज अच्छा रहेगा। पर एक ही चीज ये है, आज मस्टर्ड डिस्पैरिटी में बिकॉज ऑफ द लो प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल। अगर एडिबल ऑयल की प्राइस ऊपर जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में तो यहाँ पैरिटी बैठ जाएगी, एमएसपी के नीचे है, एमएसपी के ऊपर चला जाएगा और क्रसिंग हो जाएगा। हाँ मैडम। जी। डॉक्टर मेहता, जहां तक इंपोर्ट्स की बात है, हमने इंडियन नंबर्स वहां पर वीक आते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स भारत यहां पर बहुत बड़ी इन्वेंट्री पे तो बैठा ही है, जो हमने सस्ते जीरो, ऑलमोस्ट जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट किया है, और अच्छी खासी हमारे पास सरसों भी है। तो ये हायर प्राइसेस क्या इंडिया को इम्पैक्ट करेंगे नियर टर्म में? हाई प्राइस में ड्यूटी कम है, 5 5.5% ड्यूटी है। हाई प्राइस जो $100 बढ़ा है वो हम्म। ज्यादा नहीं किया होगा, इफ यू कंपेयर द लास्ट ईयर उतना ही। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़े ऊपर प्राइस, एक बॉटम लाइन पे थी तो बॉटम से ऊपर आ रही है प्राइस, एंड इज गुड फॉर द ऑल्सो, क्योंकि दैट विल सपोर्ट द मस्टर्ड क्रसिंग। अगर अगर आप ड्यूटी बढ़ा के भी ये प्राइस बढ़ा सकते थे, या तो आप इंटरेस्ट प्राइस बढ़े। हम्म। तो हम ड्यूटी तो बढ़ा नहीं रहे, हम्म। तो जो डिक्लेयर किया कि मार्च 25 तक हम ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे। पर इंटरेस्ट प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली दैट विल गिव पुश टू द डोमेस्टिक क्रसिंग, एंड मस्टर्ड का क्रसिंग होगा। और एमएसपी के ऊपर चला जाएगा तो गवर्नमेंट को ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मगर
अगर प्राइस यही रही तो गवर्नमेंट को एमएसपी का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू करना पड़ेगा, जो 5,650 में मस्टर्ड लेना पड़ेगा। नहीं तो मस्टर्ड फार्मर काफी डिस्करेज हो गए, और आप भी जानते हैं अभी इलेक्शन ईयर है, तो गवर्नमेंट कोई चांस नहीं लेंगे। आई एम श्योर दे विल डू इन अ बिग वे द बाइंग बाय एमएसपी फ्रॉम बाय नाफेड, ऑफेड एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। जी मिस्टर मेहता, यहाँ से आगे जाते हुए अब इम्पोर्ट्स को लेकर क्या कैलकुलेशंस हैं सी की? नहीं, देखिए, जो लास्ट ईयर था, मेरे ख्याल से जो मस्टर्ड की जो अवेलेबिलिटी है, सोयाबीन नॉर्मल क्रॉप है, ग्राउंडनट नॉर्मल क्रॉप रहा है, तो अगले साल जो 16 था, जो उसके वजह मेरा ये अनुमान है कि 1 आध मिलियन कम हो सकता है, मगर लो प्राइस में कंजप्शन भी बढ़ता है, एक वो भी समझ लीजिए। फिर भी यार मेरा जो एस्टिमेट है कि आबादी बढ़ रही है 1.2% के मुताबिक, लो प्राइस है, तो दैट विल बूस्ट द योर कंजम्पशन। पर स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि भी इंपोर्ट विल बी स्लाइटली लोअर देन द लास्ट ईयर, मे बी अबाउट 16 मिलियन टन, 160 लाख के करीब होगा। ऑलराइट, तो कोई बहुत बड़ा फर्क आपको आता हुआ नजर नहीं आता। जो हमने डिक्लाइन देखे हैं इंपोर्ट्स में, वो शायद एक बहुत ही शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। डॉक्टर मेहता, एक और चीज़, ऑफ कोर्स भाव भाव अपने हाई से तो यहाँ पर काफ़ी गिर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, मौसम अभी भी एक अनसर्टनिटी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम की जो इन्वेंट्रीज है वो कमज़ोर है, और जैसे आपने कहा 20% हिस्सा वेजिटेबल ऑयल्स का बायोफ्यूल की तरफ जाने लगा है, तो क्या अब ये मान के चलें कि वो लोअर प्राइसेस देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ से अब जो भाव हैं ऊपर की तरफ चलेंगे? मेरे ख्याल से हम बॉटम पे थे, लास्ट मंथ वी वर एट द बॉटम। ओके। एक महीने में कम से कम सारे में 80 से $100 बढ़ा है, हम्म। और अगले 2-3 महीने में हो सकता है थोड़ा और ऊपर जा से $50-60 और बढ़ सकता है। और वो जब मलेशिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई, वहां भी सारे जो डॉक्टर दोरा मिस्त्री थे, थॉमस थे, सब इनको वही बोलना था कि पाम की अवेलेबिलिटी कम रहेगी, दैट विल पुट अ प्रेशर ऑन द प्राइस, एंड द प्राइस विल मे गो अप लिटिल बिट हायर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। ओके, तो यहाँ से अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन बाजार में बनती हुई। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वो जग बात है खाने के तेलों की, जहाँ पर सारे फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ सपोर्टिव नजर आते हैं, और जैसे डॉक्टर मेहता ने कहा कि जिस तरह की पॉपुलेशन इंक्रीज है, वो भी एक यहाँ पर बढ़ती हुई चीज़ है। इलाका एरिया उतना ही है, लेकिन अब फीड यहाँ पर ज़्यादा लोगों को करना होगा, और जो बायोफ्यूल का एक और ही डिफरेंट मैंडेट है, एक और ही डिफरेंट जो स्टोरी है, डेवलपमेंट है, वो ऑफकोर्स यहाँ पर लगातार सपोर्ट करती रहेगी। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एडिबल ऑयल एज अ सेक्टर को? आपको भी लगता है कि बॉटम अब यहाँ पर बन चुका है, यहाँ से अब हायर प्राइसेस की इंतजार करनी चाहिए? जी मनीषा जी, बिल्कुल। एडिबल ऑयल सेक्टर ने काफी देर वेट किया, शायद ड्यूटी बढ़े, लेकिन अब ये आत्मनिर्भर हो गया है। मुझे लगता है खुद के बल पर ही चलना चाहिए। बॉटम आउट रेट्स हो गए थे, अगर सीबॉट की लेवल्स देखते हो तो 44 से वहां पे 48 के ऊपर हो गया, 49 के आसपास चल रहा है। केएलसी देखो तो हम ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 15% नीचे के लेवल से बढ़ चुकी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा रिवर्सल ऑन कार्ड्स है, और आने वाला समय मुझे लगता है एडिबल ऑयल सेक्टर में एक अच्छा उछाला हमें देखने मिल सकता है। कम से कम 8 से 9 रुपए पर केजी की तेजी हमें निश्चित तौर से यहाँ देखने मिल सकती है। साथ ही साथ सोयाबीन जो 1160 का लेवल था, वो अभी 1200 के आसपास आ गया, तो मुझे लगता है वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर बनकर निकल के आना चाहिए। ऑलराइट, तो खाने के तेलों में बॉटम आउट हो चुका है। 80 से $100 अपने लो से ऑलरेडी यहाँ पर भाव बढ़ चुके हैं, और यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन। तो ये एक और एरिया है जहाँ पर बहुत लंबे समय तक एक स्टेबिलिटी और लोअर लेवल पे प्राइसेस होने के बाद अब यहाँ पर भी फंडामेंटल्स तेज होने लगे हैं। बात हम अब करेंगे रबर की, जहां पर भी प्राइसेस ऑन द हायर साइड हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में लगातार यहां पर तेजी है। साल डेढ़ साल के हाईज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है, और भारतीय बाजारों में भी एक अच्छा सा सपोर्ट देखने को मिला है। हमारे साथ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शशि सिंह हैं। शशि, नमस्कार। सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्यूज आप कैसे बनता हुआ देखते हैं? प्राइजेस ऑन अ हायर सेक्टर ओनली। इफ यू इंपोर्ट मटेरियल, अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो आपका प्राइस अराउंड 200 के आसपास पड़ जाता है RSS 4 का। वेयर इंडियन प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली फॉर अ मैन्युफैक्चरर इट विल कॉस्ट यू अराउंड 170 रुपीज। तो प्राइस बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है अभी, और बारिश आने से और भी बढ़ जाएगा। मानसून आने से प्राइजेस में और भी बढ़ोतरी होने का उम्मीद है। ऑलराइट, शशि, जैसे आपने कहा जो लैंडेड कॉस्ट है वो 200 रुपये है रबर की, RSS 4 की, और डोमेस्टिक मार्केट्स में रबर क्या क्या भाव पे चल रहा है? 170-175 रुपए के आसपास। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल मैन्युफैक्चरर जिनके पास रबर पहुंचता है। जी एब्सोल्युटली। शशि, ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ती हुई नजर आई है, हम रबर बोर्ड के वो नंबर्स यहाँ पर देख रहे थे, लेकिन कंजम्पशन में भी इजाफा है। आगे जाकर कहाँ से बेहतर कंजम्पशन आप आता हुआ देखते हैं, और किस तरह की परसेंटेज ग्रोथ है यहाँ पर कंजम्पशन में?
कंजम्पशन में तो ग्रोथ आपका एक 6-7% से ग्रोथ ऑलरेडी नजर आ रहा है पिछले साल से इस साल में, अभी नए साल में और भी बढ़ने का चांसेस है। और रिगार्डिंग दैट, अगर आपका इंपोर्ट में अभी गवर्नमेंट ने कुछ और भी प्लानिंग किया, अराउंड 738 करोड़ का कुछ सब्सिडी दिया है आने वाले फार्मर्स के लिए आने वाले सालों में, उससे थोड़ा सा और प्रोडक्शन इंक्रीज होने का चांसेस है, बट इट विल टेक लिटिल टाइम ऑन दिस। बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि अभी जो हमारा प्राइस का जो डेफिसिट है वो अभी भी बना हुआ है, वो है करीब 5 लाख 5.5 लाख टन का, जिसके लिए हमें इंपोर्ट पे रहना पड़ता है। इंपोर्ट के सिवा दूसरा कोई चांस नहीं बनता। जी शशि, हम जानते हैं कि रबर का जो कंजम्पशन है वो टायर कंपनीज की तरफ से ज़्यादा होता है और बाकी सेक्टर्स में भी, लेकिन यहाँ पर इजाफा है। लेकिन एज ऑफ नाउ किस तरह की कमबैक, बाउंस या डिमांड आप रबर टायर सेक्टर से देखते हैं? 65% ऑफ टोटल कंजम्पशन टायर सेक्टर करता है रबर का। हम्म और वो अगर टायर सेक्टर में चांसेस है, बिकॉज अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ऑटोमोटिव सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव इसमें चल रहा है, और अगर वैसा ही बना रहा तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होंगे नेचुरल रबर के। और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, उसे कैसे देखते हैं आप शशि? क्योंकि काफ़ी हद तक हम रबर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करते हैं, वहाँ पर किस तरह के नंबर्स हैं? एक्सपोर्ट में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम नेचुरल रबर रिलेटेड प्रोडक्ट में, टायर यस ऑफ कोर्स देयर इज अ इंक्रीज, बट नॉन टायर सेक्टर में एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा नेचुरल रबर के लिए इंक्रीज नहीं है, बिकॉज वहाँ पे प्राइसेस ऑफ नेचुरल रबर इज लोअर देन इंडियन प्राइस बिकॉज ऑफ एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। शशि, एक फाइनल सवाल और ये प्राइसेस पर ही है। आगे जाकर अब प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है? क्योंकि अच्छी खासी तेजी पिछले 6 महीने में देखने को तो मिली है, लेकिन यहाँ से भी आपको लगता है ये ट्रेंड सस्टेन करेगा? और किस तरह के प्राइस की कैलकुलेशन के साथ आप काम कर रहे हैं? नहीं, प्राइस ये ट्रेंड सस्टेन करेगा और प्राइस थोड़ा और भी 10-1% तक ऊपर जाने का चांसेस है। कमिंग मानसून सीजन और डिमांड ऑन टायर इंडस्ट्रीज, दिस विल गो अप फॉर श्योर। ऑल राइट शशि, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। तो क्लियरली कंजम्पशन अच्छी खासी है, एक्सपोर्ट के नंबर्स भी यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिले हैं। 5.5 लाख टन डेफिसिट के साथ ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स काम कर रहे हैं, और इंपोर्ट्स पे जिस तरह की डिपेंडेंस है, ऑफकोर्स इंटरनेशनल क्यूज भी हमारे यहाँ पर ध्यान में रहेंगे। लेकिन जैसे शशि ने कहा कि यहाँ से प्राइसेस और बढ़ सकते हैं 8 to 10% के इजाफे के साथ एज ऑफ नाउ कैलकुलेशंस बनती हुई। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ दिनेश सोमानी बने हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात अब कच्चे तेल की करेंगे और आपकी स्क्रीन्स पर भी लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि बहुत समय 83 और उसके आसपास अटकने के बाद कल रात हमने 3% की तेजी के साथ 84 के लेवल हमने यहाँ पर आते हुए देखे। काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहे, साथ में यूएस इन्वेंट्रीज में जिस तरह की गिरावट थी, कच्चे तेल और गैसोलीन दोनों में, उसका भी सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में है। कैसे देखते हैं आप दिनेश जी करंट लेवल्स, और यहाँ से लगता है और तेजी बनी रहेगी? 6350 6550 ये दायरा काफी समय तक रहा और काफी देर रेंज बाउंड रहा मार्केट। ये कल जो क्लोजिंग आई है काफी अच्छी क्लोजिंग आई है। आज इंट्राडे के अगर डिप मिलता है तो मुझे लगता है कि 6578 80 के आसपास में ये एक बाइंग का अवसर दे सकता है, जो दोबारा हमें 6660 6720 के लेवल्स ऊपर में देखने मिल सकते हैं। दायरे से बाहर निकली ये कमोडिटी, और जिस हिसाब से बेस मेटल्स और बाकी सारी कमोडिटीज में एक बड़ा मूव आया, मुझे लगता है कि ये सपोर्टिव रहेगा ग्लोबल प्राइसेस के लिए। ओके और क्योंकि आपने मेटल्स की बात की है और यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, स्पेशली कॉपर में, जो कि अब शायद फिर से डॉक्टर कॉपर जैसा बिहेव करने लगा है। 750 के करीबन आफ्टर दैट मुनाफा वसूली 750 यहाँ पर चार्ट्स पे होल्ड कर रहा है। आज 6 महीने के हाइज पे हमने इसको बनते हुए देखा है। एलएमई पे 16 महीने के हाइज पे न्यूयॉर्क में, 22 महीने के हाइज पे शंघाई में। कॉपर क्लियरली सभी टाइम जोन्स में यहाँ पर रनअप किया है। मनीषा जी, अगर आप इसका पैटर्न देखते तो नीचे में 705 बनता था, ऊपर में 737 बनता था, और 737 के ऊपर जैसा ये निकलना शुरू हुआ, एक विस्फोटक मूव इसमें एक्सपेक्टेड ही था, और सारे जगह जो ब्रेकआउट थे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न थे, वो ब्रेकआउट हुए और एक विस्फोटक 3% की तेजी हमें इंट्राडे के हिसाब से देखने मिली। मुझे लगता है अगर इंट्राडे में ये करेक्टिव फेज में आया, जो कल ऊपर में 755 चला गया था, मुझे लगता है कि 747 80 748 अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो ये खरीदारी का बढ़िया अवसर रह सकता है। ये दोबारा 758 और 765 के लेवल्स हमें 2 से 4 दिन में देखने मिल सकते हैं। 743 के नीचे अभी जाने की संभावना कम नजर आती है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, मुझे लगता है आने वाला समय दोबारा कॉपर में एक नया रंग हमें देखने मिला। ऑलराइट दिनेश जी, मैं एक इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें कहा था कि 8 से 10% की तेजी मेटल्स के लिए अब आपको तैयार रहना चाहिए अगले 3-4 महीने के लिहाज से।
बिल्कुल, निश्चित तौर से आने में थोड़ा-सा समय लगा क्योंकि चाइना फैक्टर काफ़ी वे ऑन रहा। मुझे लगता है कि मार्च एंड के बाद चाइना भी थोड़ी-सी ईजिंग हुई, जो भी स्टिमुलस पैकेजेस वहाँ पर गए हैं, मुझे लगता है उसका असर अभी मार्च के बाद आना शुरू होगा और वही एक इंडिकेशन हमें बेस मेटल्स दे रहे हैं कि आगे जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा बूस्ट साबित हो सकता है। हम्म। साथ ही बात चांदी की भी करेंगे क्योंकि $25 पर आउंस के लेवल्स के ऊपर ये है, इसको भी 25 तक वापस आने में काफी समय लगा है। मुझे लगता है सिल्वर आज कल का कॉपर बन सकता है। ओके। ये जो निचले स्तर है 75,000 बहुत समय था ये क्रॉस नहीं कर रहा था। 74,900 का एक बड़ा मेजर ब्रेकआउट कल रात में इसने दिया है। मुझे लगता है कि 75,000 और उसके आसपास की कोई भी लेवल्स इंट्राडे के हिसाब से एक बेहतरीन लेवल से बाय करने के हिसाब से मंडे तक मुझे लगता है 76,800 ये लेवल हमें यहाँ से 1,800 रुपए की चाल देखने मिल सकती है। नीचे में नीचे 73,800 का लेवल अभी इसमें तोड़ना नहीं चाहिए। एक अच्छा मूव वॉल्यूम भी बेस्ड और सारे इंडिकेटर्स जो है टेक्निकल वो सारे पॉजिटिव इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। गोल्ड मुझे लगता है कि जो एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा पॉज ले सकता है और सिल्वर एक मोमेंटम ले सकता है। दिनेश जी, बहुत समय तक ये कमोडिटीज ऐसे ही पड़ी थी और बहुत लोगों की इनमें पोजीशंस भी नहीं थी और जब ये अप मूव आया है तो बहुत ही सडन आया है, बहुत सारे लोग शायद खरीद भी नहीं पाए हैं इन करंट लेवल्स पे। अब उनके लिए जिन्हें लगता है कि शायद उन्होंने बस मिस कर दी है, क्या राय है? मुझे लगता है करंट लेवल्स पर ही लेना चाहिए क्योंकि और अगर डिप का इंतजार करे तो शायद ये बस दोबारा मिस हो सकती है। करंट लेवल्स पर बाय करे, 200 रुपए कोई मेजर बात नहीं है सिल्वर की हद तक। अगर मोमेंटम पकड़ता है तो ये बड़ा मूव भी दे सकता है। और बाकी मेटल्स और सोने के लिए भी आप यही कहेंगे? गोल्ड मुझे लगता है थोड़ा सा डिप मिल सकता है 65,680 65,700 ये थोड़ा सा दायरा मुझे लगता है यहाँ से पुल बैक रैलीज आ सकती है। बट आज के लिए अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो पर मुझे लगता है कि 65,890 और 65,950 ये लेवल थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन एक्ट कर सकता है। गोल्ड इंट्राडे के हिसाब से आपको 200 रुपए मूव दे सकता है लेकिन आई विल बेट ऑन सिल्वर फॉर दैट। ऑल राइट। साथ ही बात अब यहाँ पर कमोडिटीज़ में एग्री स्पेस की भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी उठापटक है। एक बार फिर से काफ़ी हलचल होने लगी है, इंटरेस्ट एग्री में वापस आया है। शुरुआत यहाँ पर स्पाइसेस के साथ कर लेते हैं। जिस तरह की एक तरफा तेज़ी हमने हल्दी में आते हुए देखी, ऑल टाइम हाइज एंड देन ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली, लेकिन काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि धनिया यहाँ पर एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पर ज़्यादा शायद ध्यान देना चाहिए। जी, दोनों धनिया और हल्दी दोनों भी एक बढ़िया विस्फोटक कमोडिटीज हो सकती है। बट अभी हाल फिलहाल अगर देखो तो जब भी अराइवल्स प्रेशर मार्केट में होता है उसमें एक मार्केट में थोड़ा सा डिप या सीजो मोमेंट इसमें नॉर्मली हमें देखने मिल सकती है। अगर मैं हल्दी की बात करूं तो वहां पर अराइवल्स तो बिल्कुल ही ड्राई है। 10:30 मेरे हिसाब से 10,800 की अराइवल्स आज निजामाबाद में है करीब करीब और सांगली में करीब करीब इतनी ही अराइवल्स है। सामने एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी होने के कारण ही प्राइजेस स्थिर रही है। डोमेस्टिक ग्राहकी में थोड़ी सी गिरावट है बट ये ऑलरेडी प्राइजेस जो मुझे लगती है कि 15,500 से 19,500 रुपए हो चुकी है। 4,000 पॉइंट का मूव इसमें आ चुका है। अभी एकदम से ऐसा कोई विस्फोटक मूव इसमें आए ऐसा मुझे लगता नहीं है। 19,500 19,600 के आसपास इसमें मुझे लगता है कि हाजिर वाले थोड़ी सी बिकवाली करके चलेंगे। नीचे में अगर 18,200 आता है तो वो एक खरीदारी करने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। धनिया हमने 7800 से 7800 से बढ़ते हुए 8420 तक के जाता हुआ देखा है। वहां से एक दोबारा एक डिप है क्योंकि 1.5 लाख बोरी की अराइवल्स इस हफ्ते हमें देखने मिली है। अराइवल्स का प्रेशर इसमें ज्यादा है, डोमेस्टिक ग्राहकी थोड़ी सी कम है। 7880 अगर आता है तो वहां पर बाय करने का अवसर देखना चाहिए। ऑलराइट, यानी कि यहाँ से 100 रुपए नीचे की गिरावट का इंतजार किया जा सकता है और वहां से आप बाइंग करें। इंडस्ट्रियल एग्री कमोडिटीज की जहां तक बात है, फिर चाहे वो कैस्टर है, कॉटन है, गुआर इन सम सेंस, रबर, इन सब में भी कुछ सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। कॉटन सीड ऑयल के एक फॉर दैट मैटर, यहाँ पे कोई टॉप पिक? जी, अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखो तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिखती है। कैस्टर जो है 5900 का लेवल एक अहम लेवल था जो क्रॉस नहीं किया था। इसमें वॉल्यूम कमजोर है लेकिन वॉल्यूम अगर 5,000 टन से ऊपर बढ़ते हैं तो मुझे लगता है 5900 की कैस्टर बिल्कुल लेनी चाहिए। 6040 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 5820 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, काफ़ी सारी खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे वो मेटल्स है, सोना चांदी है, स्पाइसेस हैं, धनिया है, कैस्टर है, सभी में यहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग की एक्सपेक्टेशन। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज उन सब स्ट्रैटेजीज के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे इक्विटी बाजार का पूरा हाल।